अब आप व्यतिकरण को समझोगे, स्पेशली आप व्यतिकरण के बारे में क्या लिखोगे, प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए लिख देता हूं मैं एक बार थोड़ा, जिससे आपकी क्लियर हो जाए। जब दो या दो से अधिक समान आयाम वे, समान आयाम वे आवर्ती वाली एक वर्णी प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर आपस में मिलती है। मिलती को आप कह सकते हो, मिलती को आप क्या कह सकते हो, मिलना या अध्यारोपित होना। बिंदु पर आपस में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं तो किसी बिंदु पर, नहीं ऐसे मत लिखना आप, मिलती हैं तो देखो होगा क्या, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, इसके ब्रैकेट में लिखना आप संपोषी व्यतिकरण, ब्रैकेट में लिख देना है। आगे समझाऊंगा अभी आपको। क्या लिखा भाई, एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर आपस में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं तो कहीं पर तो हमें क्या प्राप्त होता है, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम, और न्यूनतम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे बोलो, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण अधिकतम तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती हैं प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं बोलो, व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ये आपको कंप्लीट समझ में आया नहीं है, डेफिनेशन पढ़ी एक बार फिर से। मैं कह रहा हूं कोई माध्यम में मान लो यहां पर, और इधर से कोई प्रकाश, एक ही प्रकाश स्रोत मान लो, उससे कुछ किरणें आ रही या तरंगे आ रही, अब वो वहां से यहां तक आ रही है तो माध्यम वायु मान लेते हैं। मैं विद डायग्राम आपको इसको क्लियर कर देता हूँ एक एक पॉइंट, कि किस प्रकार से यहाँ पर अध्यारोपित होगी, कैसे क्या होगा। मान लेते हैं ये पहली प्रकाश तरंग है जो इस प्रकार से चल रही है किसी माध्यम, ठीक है, और इसका आयाम अपन मान लेते हैं कितना आयाम, इसका आयाम मान लेते हैं अपन A1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण है इसी के सामने जो कि इस प्रकार से है और उसका आयाम जो है वो A2 है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि ये जब दोनों मिलेगी तो इनका क्या होगा, बताओ आप ये नहीं कहोगे क्या कि जब इनका पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है
मैंने लिखा ना, देखो आयाम समान है, लगभग समान आयाम दिख रहे हैं, जितना इसका दिख रहा है उतना इसका। आयाम समान है, आवर्ती समान क्यों है? क्योंकि जितने समय में ये एक चक्कर पूरा करी उतने में ये। आयाम भी समान है, आवर्ती भी समान है। एक वर्णी प्रकाश है, एक ही स्रोत से आ रही है, और बताओ तो एक ही दिशा में संचरित हो रही, इधर आगे बढ़ रही है, फिर संचरित होती हुई एक बिंदु पे मिलेगी। अब मिलने पर क्या होगा देखना, आप इसको ऐसे समझो, ये यदि इस प्रकार से हो दोनों ऐसे, अब मुझे बताओ जब ये दोनों मिलेगी तो क्या होगा? यहां जब दोनों मिलेगी तो हम ये कहेंगे इसका आयाम और इसका आयाम जुड़ के क्या हो जाएगा? डबल। और जुड़ेगा तो डबल होगा कि नहीं होगा? A1 इसका है, इसका A2 है, ये जुड़ेंगे तो आपकी जो परिणामी तरंग है, जो आपकी परिणामी तरंग है इनके जुड़ने पर, वो किस प्रकार से बनेगी देखना। हम कहेंगे वो इस प्रकार से, उसका आयाम बढ़ जाएगा। ये जो आयाम है वो कितना होगा? A1 प्लस A2 है कि नहीं? क्यों हुआ? अरे भाई अपन कह रहे हैं कि जब दोनों मिलेगी तो परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाएगा। बढ़ने का कारण मैंने बता दिया, ये अब कभी कभार तो ऐसे हो सकता है, टाइप देखना, फर्स्ट टाइप है ये, मैंने लिखा नहीं ब्रैकेट में, समपोषी व्यतिकरण। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम इनका आयाम है, सेम आवर्ती है, और मिलने पर परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाए, बढ़ने पर हम उस व्यतिकरण को कहेंगे ये समपोषी है। अब दूसरा तरीका देखना, दूसरे ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे ये पहली तरंग है, इसका आयाम मान लेते हैं ए है, ठीक है, ये आयाम, और इसके साथ ही एक दूसरी तरंग और चल रही है, वो ऐसे चल रही है, इसका भी आयाम ए है। अब बताओ, ये तो है प्लस का है, इधर इसमें माइनस का है, जब ये दोनों मिलेगी तो क्या होगा बताओ? ध्यान से समझना आप, देखो मैं मिला के बता देता हूं आपको, इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये अब मिलने पर देखो क्या हो, जितना प्लस का ए है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है। मतलब मान लो प्लस का 2 है तो माइनस का 2 इसको क्या करेगा? कैंसिल। अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो परिणामी तरंग है इसका आपको आयाम बिल्कुल जीरो मिलेगा, यानी यहाँ जो आयाम है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पे जुड़ रहे हैं। जहां कैंसिल करेंगे वहां तीव्रता कम प्राप्त होगी या जीरो प्राप्त होगी, और जहां जुड़ेंगे वहां अधिकतम प्राप्त होगी। अधिकतम प्राप्त होगी तो समपोषी होगा, और न्यूनतम प्राप्त होगी तो विनाशी होगा। ये समपोषी के लिए और ये विनाशी के लिए। अब बताओ चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कंप्लीट मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवा दी, उसके साथ मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझा दिया। पहले इसको नोट करो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। कर लिया भाई? आगे देखो, अब हमने अभी दो चीजें पढ़ी। इधर अपन ने पढ़ा, एक ब्रैकेट में लिखा था ना आपने, एक तो लिखा था समपोषी व्यतिकरण, और दूसरी तरफ आपने लिखा था विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, इनको फिर से आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा। सबसे ज्यादा काम में यही चीज आएगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले बात हो रही है कि समपोषी व्यतिकरण कब होगा? जब प्रकाश तरंगे इस प्रकार से अध्यारोपित हो, जब, लिख देता हूं, जब प्रकाश तरंगे इस प्रकार अध्यारोपित हो कि उनके मध्य कलांतर, कलांतर को लिखते हैं डेल फाई से। अब वो कितना होना चाहिए बताओ आप? या तो हम कहेंगे जीरो होना चाहिए, या होना चाहिए वो कितना भाई? जैसे मान लो एक तरंग है, समझा रहा हूं आपको, इस प्रकार से चलती है, हमने कहा यदि दूसरी भी सेम इसी प्रकार से चले तब तो देखो इसका श्रिंग श्रिंग से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा, तो यहाँ पर होगा बिल्कुल समपोषी व्यतिकरण। कौन सा होगा? समपोषी व्यतिकरण। लेकिन इसकी बजाय अपन कहे, मान लो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और दूसरी वाली को मैं ऐसे कर देता हूँ,
दूसरी वाली जो तरंग है वो इस प्रकार से चल रही है। अब आप देखिए कि ये तरंग यहां से स्टार्ट हो रही है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है। अब आप देखोगे कि यहां से यहां तक ये जो तरंग है वो ऑलरेडी कितनी चल चुकी है, एक चक्कर पूरा कर चुकी है। अब एक चक्कर पूरा करेगी तो हम इसको लिखेंगे कि भाई इसने ऑलरेडी क्या करा, जब कोई भी एक चक्कर पूरा करती है तो कोण कितना बनता है, देखो यहाँ पर 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 360। या ऐसे भी कह सकते हो 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पे 2π। यानी इस प्रकार से आप लिखो तो भी लिख सकते हो कि एक चक्कर में जो कोण है वो 2π का बनेगा। बोलो कितना कोण बनेगा, 2π का। इसका मतलब इन दोनों तरंगों की अपन बात करें तो देखिए क्या, इन दोनों तरंगों में कलांतर पूछे तो ये ऑलरेडी कितनी चल चुकी है, बोलो ये 2π चल चुकी है। इसने कोण ऑलरेडी कितना बना लिया, 2π का। अभी इसने यहां से जब इन दोनों का अध्यारोपण होगा, इससे पहले देखेंगे यहां से, इससे पहले ये तो चली नहीं, तो इसने तो कोण 0 प्राप्त, भाई कला कोण या कलांतर सॉरी कला 0 है, इसकी 2π ऑलरेडी बन चुकी है, तो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 2π का। यानी या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 2π या होना चाहिए 4π। तो ये जो कलांतर है 0, 2π, 4π, 6π ये होना चाहिए। इसी को हम लिखते हैं पाई का समगुणज। बोलो क्या होना चाहिए, जब प्रकाश तरंगे इस प्रकार अध्यारोपित हो कि उनके मध्य कलांतर पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए, समगुणज हो। या फिर अथवा करके एक और परिभाषा लिख सकते हो, या इस प्रकार से अध्यारोपित हो या श्रृंग से श्रृंग मिले, श्रृंग से श्रृंग मिले और गर्त से गर्त, गर्त से गर्त मिले, तब जाके कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी। बोलो कौन सा होगा, संपोषी। अब इसको आप एक बार के लिए हटाओ, ठीक है। अब यहां जो चीज लिखी है ना, इसको मैं बता देता हूं, ये आपने क्या लिखा। आपने लिखा कि जो डेल फाई है ना वो होना चाहिए या तो 0 या होना चाहिए 2π या होना चाहिए 4π या होना चाहिए 6π, ऐसे ही आगे चलना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं डेल फाई बराबर होना चाहिए कितना, 2n π। लिखा ना, पाई का समगुणज। तो पाई के समगुणज को कैसे लिखा जाएगा पता है आपको, ये पाई, इसको सम बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और n साथ में हो जाएगा, तो ये 2n π1, हाँ, या 2πn लिख दो, 2n π लिख दो, बात एक ही। पाई का समगुणज होना चाहिए। बोलो कितना होना चाहिए, पाई का समगुणज। कैसे, जब आपने ये फाई इसको ये लिख दिया 2n π, यहां आप बताइए यहां n बराबर कितना लिखोगे, n बराबर आप लिखोगे 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 ऐसे। देखना आप जब 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो 2 1 जा 2, 2π हो जाएगा, 2 लिखेंगे 2 2 जा 4, 4π हो जाएगा ऐसे। यानी कि डेल फाई यानी ये कलांतर है, ये क्या बोलो, ये है कलांतर। कलांतर की वैल्यू है वो पाई की समगुणज होने चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, बोलो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज, आगे आ जाओ इधर। अब अपन बात करते हैं किसकी, विनाश व्यतिकरण। इसका उल्टा लिख दीजिए, यहां तक बिल्कुल सिमिलर, कहां तक, ये यहां से देखना आप, ये लिख दिया आप। अब इतना सा आपको सेम लिखना है, इसके बाद आपको लिखना क्या है, थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करना है। जब प्रकाश तरंगे इस प्रकार अध्यारोपित हो कि उनके मध्य कलांतर पाई का, या लिख दो भाई विषम गुणज। और बोलो क्या लिखना है, सम गुणज की जगह विषम गुणज हो, या श्रृंग श्रृंग गर्त से मिले,
और देखो श्रृंग गर्त से मिले या गर्त श्रृंग से मिले तब भी हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण होगा। क्यों होगा देख लीजिए आप, समझा देता हूं डायग्राम के समय। बात करते हैं अपन, ये पहली तरंग, ठीक है, पहली तरंग का जो आयाम है इधर +2 ले रहा हूं, इधर -2 ले रहा हूं, ठीक है, ये पहली तरंग है। दूसरी तरंग इसके नीचे बना रहा हूं, ये है आपका -2, ये है +2। अब इन दोनों को मिलाओ आप कहोगे जब इन दोनों को मिलाएंगे अपन, ये मिला दिया, ये मिलाया, मिलाने पर आपको दिख रहा है ये -2 +2 को कैंसिल करेगा, +2 -2 को कैंसिल करेगा, और परिणामी तरंग का जो आयाम आएगा वो 0 आएगा। हो गया। अब ये कब कब होगा, आप ये देखोगे, देखना आप ये कब होगा, ये तरंग, ये दोनों तरंगों में फर्क किस बात का है, आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर जो तरंगे हैं ये जब यहां से स्टार्ट हो रही है, ये चल रही है इधर प्लस की ओर, ये चल रही है माइनस की ओर, इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा फर्क कितना आ रहा है, आप 0 से प्लस गए, इधर 0 से माइनस गए, तो फर्क इसमें आएगा लगभग पाई का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, पाई का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो आप, देखो ये जैसे पहली तरंग है, दूसरी तरंग को मैं ऐसे बना रहा हूं, अब बता दो, अब आप कहोगे सर यहां इसके बाद जब इनका अध्यारोपण होगा तो +2 -2 को कैंसिल करेंगे, -2 +2 को कैंसिल करेंगे, ये तो हो जाएगा आगे जाके तीव्रता 0। लेकिन ये क्या है, ये तो आपने एक्स्ट्रा चल ली ना पहले ही, ये कितनी चली, आधे चक्कर में कितनी दूरी बोलो, अरे यहाँ से 0, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे पाई होता है ना, इसका मतलब इसने पहले ही पाई कोण तय कर लिया, ये तो पाई चल चुकी है, तो दोनों में कलांतर आपसे पूछे तो कितना है पाई का, या फिर कब होगा वापिस 3 पाई पर, या फिर वापिस कब होगा 5 पर, तो ये क्या है पाई गुणा में 1, 3, 5, 7 पाई 9 पाई, यानी विषम गुणा में चल रही है। अतः हम कहेंगे कि विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है, बोलो क्या जरूरी है, क्या होना जरूरी है, पाई का विषम गुण होना जरूरी है। लिखेंगे कैसे, आ जाओ यहाँ पे, जो कलांतर का मान है डेल फाई का मान वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए विषम गुणज, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे आगे जाना चाहिए। लिखेंगे किसको, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं 2n + 1 और इंटू में पाई, ठीक है, जैसे इसमें लिखा ना आपने 2n पाई, मैंने इसको लिख दिया 2n + 1 पाई। अब आप कहोगे सर ये तो आपने लिख दिया, ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र डेल फाई का, तो यहाँ n बराबर क्या लिखोगे, यहाँ n बराबर, अरे यहाँ पर n बराबर फिर से वही लिखेंगे, ठीक है, जो इधर लिखा, देखो 0 रखो, 0 रखने पर 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचा, 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई, फिर 1 रखो, 2 1 कम 2, 2 और 1 3, 3 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू पाई 3 पाई, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5 पाई, आ रहा है कि नहीं यार, यानी कि बात हो जाए किसकी, कलांतर की। बोलो समकोची व्यतिकरण कब होगा, जब आपका कलांतर क्या हो, समगुणज किसका, पाई का, इधर यदि पाई का विषम गुणज आ जाए तो हम क्या कह देंगे, बोलो ये है विनाशी व्यतिकरण। आपने डायग्राम के द्वारा भी समझ लिया और आपने फॉर्मूले के द्वारा भी समझ लिया, बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब सुनो, यहां बात हो गई कलांतर की, अब आप पथांतर के बारे में देखो, भाई पथांतर भी तो अपन ने हेडिंग डाली थी, तो पथांतर को भी यहाँ पे समझ लो, लिखते हैं डेल एक्स है। तो सबसे पहली बात, आपको पथांतर और कलांतर के मध्य क्या समझ में आया हुआ रहना चाहिए, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, बोलो क्या पता होना चाहिए, रिलेशन, किस प्रकार से, कि जो कलांतर है, कलांतर जिसको आप किससे लिखते हो, डेल फाई से, और कलांतर को किससे लिखते हैं अपन, डेल फाई से लिखते हैं, ध्यान से सब नोट करना आप, कलांतर डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, बोलो क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन लेमडा लिखेंगे, और अंतर क्या है, डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, इंटू क्या रहेगा पथांतर, पथांतर को लिखते हैं डेल एक्स, ठीक है। तो यहां से चाहे तो आप डेल एक्स का मान निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, पहले आपको ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसी आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, कलांतर भी निकाल सकते हैं और पथांतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अपने पास दोनों चीजें पड़ी है। देखो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो आपका कलांतर का वैल्यू अपन ने निकाला है वो आप वहां पे रखो और पदांतर आपको मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, बात करें अपन यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। देखो कलांतर वाली चीज को आप कॉपी कर सकते हो। कैसे देखिए, मैं यहाँ पर चाहूँ तो पथांतर निकालूंगा दोनों के लिए। किस किस के लिए बोलो? संपोषी और विनाशी दोनों के लिए मैं आपको पथांतर निकाल के बताता हूँ। इधर रखेंगे संपोषी, इधर विनाशी। देखिए बताओ इसके लिए डेल फाई कितना है? हम लिखते हैं 2n पाई। क्या लिखते हैं बोलो? 2n पाई। और इसमें डेल फाई कितना है? 2n प्लस 1 इंटू में पाई। ये डेल फाई के मान अपने को पता है। अब आप निकालिए इससे, इस वाले सूत्र से। बोलो कलांतर का मान कितना है? 2n पाई। तो वो इसके बराबर रख देंगे। डेल फाई बराबर लिखेंगे 2n पाई, बराबर में है 2 पाई अपॉन लेमडा, इनटू में कौन है? पथांतर यानी डेल्टा एक्स। तो डेल एक्स का मान ही तो निकालना अपने को। इसको इधर भेज दो। यह काम, हाँ एक काम करो, इधर इसको इधर भेजो। तो देखना 2n पाई, ये नीचे है लेमडा तो आ जाएगा गुणा में, और 2 पाई गुणा में है तो 2 पाई आ जाएगा नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो हम लास्ट में जो अपना फॉर्मूला आया वो ये लिखेंगे कि जो डेल एक्स है, डेल एक्स बराबर, इधर से पूरा सोल्व हो गया, ये कट गया और बचा एन लेमडा। किसके बराबर है? एन लेमडा। अरे इजी है कि नहीं? क्या किया बोलो? अपन ने इस वाले फॉर्मूले में कलांतर का मान लिखा तो पथांतर मान आ गया। और एक सीधा तरीका, अभी आप पहले इसको निकाल लो, मैं फिर एक सीधा तरीका और बता दूंगा आपको कैसे। देखो मेरे को इधर डेल फाई की वैल्यू क्या लिखनी बोलो? 2n प्लस 1 और गुणा में है पाई, बराबर में है 2 पाई अपॉन लेमडा, इंटू में कौन है? इंटू में पथांतर मतलब डेल एक्स है। तो हमें डेल एक्स चाहिए तो इसको इधर भेज दो। तो 2n प्लस 1 फिर है पाई, ये पाई लेमडा नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, बटे में कौन आएगा? 2 पाई। अब कौन कट रहा है बोलो? पाई से पाई, और बराबर में क्या है? डेल एक्स। तो लास्ट जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? यहाँ रेड कलर से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देते हैं भाई। डेल एक्स का मान अपने को निकालना था, आ गया अपने। क्या आया? ऊपर है 2n प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर है लेमडा, और बटे में है 2। अब आप देखिए, एक आपके डेल फाई का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा डेल फाई दोनों के लिए, और नीचे डेल एक्स का मान निकाला। इसमें आपको डायरेक्ट निकालना तो क्या करेंगे? बिल्कुल सीधी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है। जो डेल फाई की वैल्यू है, जो डेल फाई की वैल्यू है, इसके अंदर भाग लगाना है किसका? 2, एक मिनट, इसको आप कर दो, गुणा कर दो। किससे? गुणा कर दो लेमडा बाई 2 से। लेमडा बाई 2 पाई से करना पड़ेगा, तभी तो होगा। देखो 2 का तो इसमें भाग लगाओ, 2 हट जाएगा, पाई का भाग लगाओ, पाई हट जाएगा, और लेमडा, यानी 2 पाई का तो भाग लगा दो, लेमडा से गुणा कर दो। किया तो वही है ना अपन। शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको कि आप एक काम ये कर सकते हो। देखो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो आप पाई की जगह कर दो लेमडा। बोलो पाई की जगह क्या कर दो? लेमडा, और 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग, ये तो याद रह जाएगा। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर भाई, पाई की जगह क्या कर दो? लेमडा, एन का एन रह ही जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, 2 कट जाएगा। सेम टू सेम ये भी, इसी तरफ भी यही करना है। बोलो क्या करेंगे? पाई की जगह लेमडा, ये पाई दिख रहा है, इसकी जगह कर दिया लेमडा, ये जैसे रह गया, और 2 का भाग लगा दिया, ये रहा 2। बस अब ये जो अपन के क्या आया, एक तो अपन ऊपर कलांतर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ पतांतर, ये आपका क्लियर हो गया ना, तो बहुत सारी चीजें आगे आपके बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। यही बात समझना, बिल्कुल इजी तरीके से आपके। हेलो, हेलो,
हाँ, ठीक है। तो यहां तक आपके क्लियर, आप उतार लेना इसको। अब अपन समझते हैं कि जब इतनी सारी चीजें अपन ने कर ली है तो व्यतिकरण का ग्राफीय निरूपण क्या पढ़ेंगे बोलो? गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ठीक है, गणितीय विश्लेषण कैसे पढ़ें? बहुत आसान है, आप नोट करना। सबसे पहले अपन ने क्या बना, पहली तरंग है, इसका विस्थापन y1 है, आयाम इसका a1 है, कला इस प्रकार से लिए अपन ने, ये ओमेगा, ये समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझते जाना, थोड़ा लंबा है लेकिन बिल्कुल इजी है, एक पैटर्न है। 11th और 12th दोनों के अंदर आपने पढ़ा है और अभी अपन वापस से एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे। पहली समीकरण बन गई। अब दूसरी जो समीकरण है दूसरे तरंग की, वो इस प्रकार से, दूसरे का आयाम a2 है, यहाँ लिखेंगे साइन, लेकिन ध्यान रखना इसमें ओमेगा टी प्लस फाई है। बोलो क्या है? ओमेगा टी प्लस फाई। अरे क्लियर है? ओमेगा टी प्लस जो फाई है, इसमें ये जो फाई है वो क्या है बताओ? अपन बात करें, ये कला है, ये भी कला है, कला में अंतर है वो फाई है, इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 2। आगे ये बहुत ज्यादा काम में आएगी, इसीलिए अपन ने लिख दिया दोनों समीकरण। अब अपन क्या कर रहे हैं, जब दोनों समीकरण अध्यारोपित होगी तो हम लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। बोलो कौन सा सिद्धांत लगा रहे हैं? अध्यारोपण का, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या पढ़ा था अपन ने? अध्यारोपण के सिद्धांत से कि जब कोई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो मिलने वाली जो परिणामी तरंग है, उस परिणामी तरंग का जो विस्थापन है उसका जो समीकरण वो क्या होगा बोलो? उनके सदिशों के बराबर। अब आप बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या लिखेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लिखते हैं y बराबर y1 प्लस y2। आप चाहो तो सदिश लगा देना, क्योंकि विस्थापन क्या है? सदिश भौतिक राशि। ये ऐसे भी आप वेक्टर भी लगा सकते हो। अब बोलो मान कहाँ से लिखोगे? आप कहोगे सर समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखने पर रखिए वैल्यू। जैसे आप वैल्यू रखोगे देखो क्या बनेगा, y बराबर इसका मान है a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसकी वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने? साथ साथ में चल रहे हो भाई, बिल्कुल समझते जाना, 1 बाय 1 आपके टॉपिक क्लियर होता जाएगा और एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है, क्लियर करते जाना। ठीक है, तो ये बात तो हो गई किसकी बोलो? अपन ने समीकरण 1 व 2 से मान लिखा। अब यहाँ कुछ सूत्र मैं यहाँ पे यूज करूंगा, उन सूत्र को मैं रेड ब्रैकेट में लिखूंगा। जब भी मेरे कोई काम में आएगा सूत्र, उसको किस में लिखूंगा मैं? रेड ब्रैकेट में। कैसे? यहाँ मेरे एक सूत्र काम में आ रहा है, साइन ए प्लस बी। बोलो कौन सा सूत्र काम आ रहा है? साइन ए प्लस बी। क्या होता है बोलो? आप लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये अपन पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर। यदि किसी बच्चे के, बोलो कौन सा सब्जेक्ट है? बायोलॉजी है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, यहाँ पर याद करना अच्छे से। कर लोगे भाई याद? ये ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। अब कहाँ लग रहा है वो ही बता देता। देखो साइन ये है अपना ए और ये अपना बी, समझ गए? तो ये लग रहा साइन ए प्लस बी का, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देखते जाइए। y बराबर ये है, जैसे रख दो आप, a1 साइन ओमेगा टी, इसको छेड़ना नहीं, किस में फॉर्मूला लगाना? इसमें। तो a2 तो बाहर है, a2 में तो कुछ है ही नहीं, अपने ब्रैकेट लगा दो, अंदर लगाओ साइन a प्लस बी, तो लिखेंगे साइन a, साइन a की जगह कौन है बोलो? ओमेगा टी। आगे चलो, गुणा है ना, ये गुणा कोस बी, यानी कि कोस बी की जगह कौन है? फाई, लिख दो प्लस का चिन्ह, फिर लिखो कोस ए, कोस ए का मतलब कौन है? ओमेगा टी डॉट साइन बी, बी में कौन है? फाई। ये अपन ने यहाँ पे अंदर फॉर्मूले को ओपन कर दिया।
लिख दिया भाई, फॉर्मूला लगा दिया। अब ये काम करो, A2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करो, तो लिखेंगे क्या बोलो, y बराबर A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस अब A2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, A2 साइन ओमेगा टी और गुणा में कौन है, कॉस फाई है, ठीक है, फिर प्लस लगाओ, देखो प्लस प्लस, फिर A2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, कॉस ओमेगा टी और साथ में है साइन फाई। ये अपन ने चीजें कंप्लीट लिख ली, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट को समझते जाना है क्योंकि ये लंबी डेरिवेशन है इजी बस, ठीक है। आगे देखो, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ से, ये जो चीजें लिखी है इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, एक बार फोकस करो आप। एक काम करते हैं, यहाँ देखो साइन ओमेगा टी और यहाँ भी साइन ओमेगा टी, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं, कौन, साइन ओमेगा टी, लीजिए कॉमन, y बराबर इन दोनों में से कॉमन आया कौन, साइन ओमेगा टी। अब ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा जो बचा हुआ है, बची हुई चीज को ब्रैकेट में लिखिए, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा केवल A1 प्लस, यहां से क्या बचेगा, ये बाहर आ गए तो क्या बचा, A2 यहां साथ में है cos फाई, cos फाई ब्रैकेट बंद भाई, साइन ओमेगा टी दोनों में से बाहर लिया, यहाँ A1 बचा, यहाँ A2 cos फाई, जो पीछे बच गया उसको कंप्लीट लिख लेते हैं, ये बचा A2 cos ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में साइन फाई, ये साइन फाई, थोड़ा सा बड़ा है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, इजी पड़ेगा। अब यहाँ एक काम और करना पड़ेगा, काम क्या है, ध्यान से समझो, जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में वो भी आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, मैंने कहा रेड कलर में लिखूंगा मैं, माना, क्या मान रहे हैं देखना आप, माना, क्या मानना है देख, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, माना A1 प्लस A2 cos फाई, इसको आपको मानना है, क्या मानना है, तो तरीके से आप लिखोगे इसको, एक मिनट, इसको अपन पहले मैं लिख देता हूं फिर इसमें ब्रैकेट लगा दें, माना A1 प्लस A2 cos फाई, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसको मैं मान रहा हूं R cos थीटा, बोलो क्या मान लिया मैंने, R cos थीटा, यानी यहां जैसे ओमेगा टी है, इसको आप चाहो तो फाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फाई लिखना चाहो ना ऐसे तो फाई भी लिख, कोई दिक्कत, लेकिन मानना ऐसे साइन के साथ ये जो चीज है इसमें कोस आना चाहिए और इधर जो कोस है उसके साथ साइन आना चाहिए, इधर क्या छोड़ना है आपको देखना, A2 कोस ओमेगा टी छोड़ो और साइन फाई को ले लो आप, साइन फाई को ले लिया बराबर, या मान लेना आपको R साइन फाई, बोलो क्या ले लोगे, R साइन, मैंने क्या बोला, को साइन वाले के साथ कोस लेना है, कोस वाले के साथ साइन लेना है, इसको समीकरण नाम देना है, दो अपने पहले से बने हुए हैं तो लिख दीजिए, ये आपके समीकरण 3 और ये समीकरण 4, ये बहुत ज्यादा काम में आएंगे इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पे समझा दिया, ये ठीक है। अब आप आ गया इसी डेरिवेशन को बढ़ा लो, समीकरण कौन कौन से, 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से वैल्यू रखो आप, जैसे आप वैल्यू यहाँ पर रखते हो तो y बराबर क्या बनेगा देखना, यहाँ है साइन ओमेगा टी, रख दो साइन ओमेगा टी को, साथ में आपने इस ब्रैकेट को क्या मान लिया, R cos फाई, ठीक है, फिर प्लस ये वाला प्लस, इसमें से cos ओमेगा टी को पहले रख दो आप, cos ओमेगा टी इंटू A2 साइन फाई, A2 साइन फाई की जगह पूरे की जगह मान लिया आपने R साइन फाई, बोलो क्या मान लिया, R साइन फाई। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर R कॉमन आ रहा है, तो y बराबर R तो कॉमन आ गया, अब जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना, यहाँ क्या बोलो
यहाँ है आपके साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, लिख दिया, प्लस फिर एक कॉस ओमेगा टी और साथ में साइन फाइव। एक बार इस ब्रैकेट पे विचार करो आप, देखना आप ध्यान से, इस वाले सूत्र को और इस ब्रैकेट को देखना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन इसको आप ए मान लो एक मिनट और इसको आप मान लो बी, तो साइन ए कोस बी, वापिस देखो क्या कोस ए आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, और वापिस से साइन बी आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला लग रहा है उल्टा। कैसे उल्टा लग रहा है कि पहले इधर वाले को अपन ऐसे खोल के लिखे, अब ऐसे को अपन ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां मैं लिखूंगा लास्ट जो सूत्र आएगा वो आएगा y बराबर आर साइन, साइन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस बी, ए की जगह है ओमेगा टी प्लस यहां पर आ जाएगा फाइव। ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो ये क्या आया, हम लिखेंगे इसके बारे में, ये आया परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का समीकरण, ये ठीक है। इसमें y क्या है बोलो, अरे इसमें y क्या है, आप लिखोगे y तो है इसमें परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन, तरंग का आयाम, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे नोट की। अब ये कंप्लीट होता है अपने कि किस प्रकार से अपन गणितीय विश्लेषण करें। दो तरंगे ली, दोनों के अपन ने विस्थापन समीकरण लिए, अध्यारोपण के सिद्धांत से जोड़ा, फॉर्मूला लगाया, जो कॉमन आ रहा था कॉमन लिया। अब ये जरूर थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो दो समीकरण आपको दिख रहे हैं ये हमारे आगे काम में आएंगे। परिणामी तरंग का जो समीकरण है वो हमारे सामने इस प्रकार से, ये परिणामी तरंग का विस्थापन है, ये आयाम है और ये कला कोण है या कलांतर, ठीक है। तो हमें इनमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, देखो जो एक तो आपने जो चीजें माननी है ना, आर क्या माना, आर आपने परिणामी तरंग का आयाम माना, वो निकालना है। एक आपने फाई अपने मन से माना था कलांतर, ये देखो यहाँ कलांतर आपसे पूछे तो कितना बताओगे, दोनों तरंगों में जो कलांतर की वैल्यू है वो है आपके फाई, यानी जो डेल फाई अपन ने फाई मान लिया। अब इसी डेरिवेशन का यूज करेंगे और अपन क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू और फाई की वैल्यू। तो मेरे को चाहिए 3 और 4, समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर, बोलो क्या करने पर, वर्क करके आप जोड़ दो, ठीक है। उससे क्या होगा देखना, वर्क करके जोड़ने पर, जोड़ो आप, लेफ्ट का लेफ्ट में वर्क करना है, राइट का राइट में, तो मैं इसका इधर कर लूंगा या इसको पहले लिख लो आप, इनका वर्क करो, तो लिखो आर आर कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस इधर आर साइन फाइव का स्क्वायर बराबर इसका भी लिखो a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव, a2 साइन फाइव का स्क्वायर। अब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बोलो कौन सा, यहाँ लग रहा है मेरे पास, ये लगेगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये। दूसरा फॉर्मूला एक और पता रहना चाहिए आपको, वो क्या है बताओ, यहाँ याद रखना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है, एक, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको लिख के रखना है, ये फॉर्मूला, ये तो सरसुमी का है ना अपने त्रिकोणमिति। अब आगे सरल करते हैं, इनको करने के बाद देखना कैसे, इसको सरल करो, इसको लगाओ ऊपर, तो हम लिखेंगे यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक, प्लस इसको लगा दे दोनों के ऊपर, यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको ओपन करेंगे किससे, इस वाले फॉर्मूले से, है कि नहीं। जब ओपन करेंगे तो देखना किस प्रकार से, ए प्लस ये ए है, ये पूरा ए और ये पूरा बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, करिए ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब पूरे का, यानी कि a2 का भी स्क्वायर होगा
और साथ में कोस स्क्वायर और साथ में फाइव, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2, ए कौन है a1, बी कौन है a2 cos फाइव है, ठीक हो गया स्क्वायर प्लस, अब बताओ क्या लिखेंगे, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक मिनट, स्क्वायर करेंगे इसका तो क्या बनेगा, यहाँ स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं इसका a2 का स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर फाइव। अब आप लाइन कर दो इधर वाली, कोई दिक्कत नहीं, हमारे जितना आना थे आ गया। अब सरल कर दो भाई, सरल करने का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कॉमन आ रहा है पहले कॉमन लो, इधर से क्या कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा, इधर बचा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये तो बच गया ब्रैकेट में, आर स्क्वायर बाहर आ गया। इस साइड में ध्यान से कॉमन लेना है, कैसे देखो कॉमन कहाँ कहाँ आ रहा है पहले ये देखो, बात करें यहाँ a2 का स्क्वायर आ रहा है ये, और यहाँ पर भी a2 का स्क्वायर आ रहा है, तो a2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर फाइव, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर फाइव, ये आ रहा है कॉमन और कोई नहीं आ रहा है, तो लीजिए कॉमन यहाँ a1 का स्क्वायर है जैसे रखेंगे प्लस इसमें और इसमें कॉमन लेंगे a2 का स्क्वायर, आप चाहो तो इसको अलग पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि भाई a2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, जो बचा उसको ब्रैकेट में वापस मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये जो बचा मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, देखो यहाँ से cos स्क्वायर बचा, यहाँ से साइन स्क्वायर, फिर प्लस क्या है 2a1 a2 और साथ में cos फाइव। अब आपको ये सर्वसमीकरण याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो यहाँ पर भी देखो साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, यानी सरल करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर सरल कर दो, इधर बचेगा आर स्क्वायर इंटू वन, इसका सर्वसमीकरण से वन वैल्यू रख दिया, इधर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और यहाँ पर इंटू में वन प्लस में 2a1 a2 और साथ में cos फाइव, बोलो यहाँ तक पहुँच गया। इसको सरल करने पर लास्ट में जो समीकरण आएगा उसको अपन नहीं लिख देते हैं ऊपर की साइड, देखिए इधर बचेगा आर स्क्वायर बराबर, इधर बचा आपके a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और साथ में है आपका cos फाइव, ये आ गया आपका समीकरण लास्ट, किसका, परिणामी तरंग के आयाम, ये क्या निकाला आपने, ये निकाला परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम निकल गया। चाहे तो r बराबर अपन ये भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, केवल r चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, स्क्वायर को हटा के उधर अंडर रूट लगा दो, क्या बन जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और साथ में cos फाइव, ये हो गया कंप्लीट। मैंने कहा था ना जो अपन ने माना वो अपन को निकालना पड़ेगा, कैसे नहीं, इधर वाले में अपन ने देखो यहाँ पे माना था, इसको आर नया आया था हमारे लिए तो नया माना, उसको अपन ने निकाल लिया, ये पहले अपन ने परिणामी तरंग के विस्थापन के लिए करा, हाँ, और अभी अपन ने क्या करा, परिणामी तरंग का आयाम, ये आयाम अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया, सूत्र आ गया। अब अपन चाहते हैं कि फाइव की वैल्यू भी निकले, तो उसके लिए भी देखो क्या करेंगे, समीकरण हमारे पास ऑलरेडी है ही है, ये समीकरण आप यहाँ पे कर दो फाइव के लिए, समीकरण 4 में 3 का भाग देने, एक बार आप भाग दीजिए बनेगा क्या, उससे आपको पता चल जाएगा, इसके अंदर इसका भाग लगाना, पहले ऊपर ये लिखो r sin फाइव लिख दिया बटे वन, नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखेंगे बोलो, r cos फाइव, ठीक है, बराबर, बराबर में क्या लिखोगे, एक काम ये भी करना पड़ेगा भैया, जहां जहां अपन ने फाइव माना तो या तो एक जगह पहले थीटा मान लो, है कि नहीं, कलांतर आपको पहले ही मानना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे माने ना, ये इस जगह ये जैसे फाइव लेके चल रहे हो ना, तो यहाँ आप थीटा मान लेना, क्या मान लेना, थीटा, ये है ना, ये थीटा हो जाएगा, मैं कर देता हूँ यहाँ सब जगह थीटा, जिससे आपके आगे जाके दिक्कत नहीं हो, इसको आप थीटा कर लेना, ठीक है। और कहाँ पे माना देखो, यहाँ पे है ना, एक तो आपका बच गया, इधर तो सही है, जो आपके आ रहा है वही चल रहा है, आर कोस कहाँ माना आपने, ये रहा,
ये भी आप आर थीटा कर लेना इसको, ये आर साइन थीटा, ठीक है। फिर आपके फाई की जगह थीटा करना है आपको, ये यहाँ पे और इसको कर लो आप थीटा, ये थीटा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके, थीटा आ जाएगा। ये ठीक है, सब जगह अपन ने चेंज करके आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हमें थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा के लिए अपन ने यहाँ सब जगह चेंज किया, तो यहाँ भी चेंज कर लो एक बार। देखो चेंज क्या करना है, ये जो फाई है ना उसको थीटा बनाना है, बस इतना सा ध्यान रखना आप, और कोई नहीं काम। ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया, ठीक है। और कहाँ कहाँ चेंज करना है बोलो, इधर वाले में चेंज करना है, ये लो चेंज कर दो, ठीक। ये बन जाएगा आपके थीटा, ये भी बन जाएगा आपके थीटा, ठीक। इसके अलावा जब आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, तो ये जो फाई है वो थीटा में चेंज हो जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। और इधर भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये यानी यहाँ जो जाके लास्ट में आएगा आपके इस जगह, है ना। ये मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसके बाद में यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर सिमिलर चलेगा भाई, जो अपन ने इधर तो माना है वही रहेगा, ये सूत्र बिल्कुल सिमिलर चलेगा इसमें, फाइनल सूत्र ये भी सही है। अब यहाँ चेंज करा अपन ने तो थीटा करना पड़ेगा, तो इसको करिए आप थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा बराबर, आर साइन थीटा ऊपर लिख दिया, आर कोस थीटा नीचे लिख दिया, ये बराबर में ऊपर रह जाएगा 8 साइन फाइव, उधर तो फाइव चल रहा है ना भाई, उधर तो फाइव चल रहा है, केवल इधर इधर ही तो गुणा ये चेंज करना था, ये चेंज हो गए। आप यहाँ से चेंज करोगे तो भी चल जाएगा भाई, चेंज नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये तो जाके क्या हो रहा है आगे, ये एक हो रहा है भाई आगे, तो भी मैं कर ही देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं रहे आपके लिए, ये यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कर लेना भाई थीटा, सिमिलर नहीं मानेंगे अपन, अलग अलग मानेंगे, ये ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 8 साइन फाइव, नीचे हो जाएगा a1 प्लस 8 साथ में है cos फाइव, ये cos फाइव। भाई अपन क्या रहे हैं, 4 में 3 का भाग, तो मैंने आपको कहा जहां आपने माना था ना ये फाइव, देखो इधर भी फाइव है तो इधर भी फाइव नहीं मानना आपको, सेम सेम नहीं मानेंगे अपन, एक तरफ थीटा मानेंगे दूसरी तरफ फाइव मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग मैंने करा, चेंज करवा दिया। अब देखो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कोस क्या होता है सबको पता है, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, बराबर क्या है 8 साइन फाइव बटे a1 प्लस a2 cos फाइव, ठीक। ये जो फाइनल आया इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कलांतर की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन को उधर भेज दीजिए तो बनेगा टेन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर ये लिख दीजिए पूरा a2 शायद साइन फाइव, फिर बटे में a1 प्लस a2 और cos फाइव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसका, कलांतर का मान, कलांतर के लिए फॉर्मूला आ गया हम इस प्रकार से। सारी डेरिवेशन दो बार देखिए, एक बार अपन ने आर के लिए मतलब वाई का मान निकाला, विस्थापन समीकरण आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, अब थीटा चाहिए हमें, थीटा के लिए अपन ने क्या करा, दोनों का स्क्वायर किया और भाग दे दिया, आर की वैल्यू आ गई और 4 में 3 का भाग दिया तो आ गया आपके थीटा का मान। यानी कि हमने परिणामी तरंग का आयाम भी निकाल लिया और परिणामी तरंग के लिए जो आपका कलांतर है दोनों किरणों में या तरंगों में वो भी अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब बात आती है इसके बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है। इसको आप कॉपी करो, कर लिया भाई। देखिए इसके बाद हमें करना क्या है, जो आपने दो प्रकार पढ़े
कौन कौन से प्रकार पढ़े बोलो? एक तो पढ़ा अपन ने समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? विनाशी व्यतिकरण। तो समपोषी और विनाशी व्यतिकरण है, इनके लिए हमने जो अभी फॉर्मूले निकाले, वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करी अपन ने कि y का जो सूत्र आया हमारे, वो आया a साइन सॉरी r, यदि परिणामी के लिए लिख रहे हो ना तो y बराबर r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, r का जो सूत्र आया वो आया अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और साथ में cos फाई। ठीक, और फिर बात करें थीटा की, तो थीटा या टेन इनवर्स ब्रैकेट में a2 साइन फाई, a2 साइन फाई बट्टे a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले अपन ने अभी भी फाइंड करे। अब समपोषी और विनाशी के लिए इनको कैसे करेंगे, तो देखिए क्या चीजें पढ़ के आए आप। सबसे पहले ये देखिए आर का सूत्र लगाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या है? फाई यहाँ पर किसको लेके चल रहे हो आप बताइए? जब हम शुरुआत में अपन ने डेरिवेशन स्टार्ट करी थी तो अपन ने देखो फाई क्या माना, फाई अपन ने माना कलांतर। और कलांतर आपने समपोषी के लिए कलांतर कितना लिखा? आ जाओ पीछे, ये रहा। समपोषी के लिए कलांतर लिखा आपने 2n पाई। क्या लिखा बोलो? 2n पाई। यानी कि जो समपोषी के लिए जो कलांतर का मान है, ये जो फाई की वैल्यू है, वो अपन कलांतर में रख सकते हैं कितना? या तो रख सकते हैं 0, बोलो कितना रख सकते हैं? 1 यहाँ पे, या तो रख सकते हैं 0, या रख सकते हैं 2 पाई, या रख सकते हैं 4 पाई। इसी प्रकार से चलेगा, है कि नहीं? अब समपोषी में क्या होता है, जो आपका आर है वो आर का मान हमें क्या मिलता है? अधिकतम। बोलो क्या मिलता है? अधिकतम। अब आपको सबको पता है कि यदि इस वैल्यू को देखो आप, तो आर अधिकतम, आर मैक्सिमम कब मिलेगा आपको? आर मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आपका cos फाई क्या हो? cos फाई आपका अधिकतम हो, cos फाई क्या हो? मैक्सिमम। और cos फाई की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो +1 होती है। कितनी होती है? +1। कब होती है? या तो आप cos 0 ले लो, हाँ, या ले लो आप cos 2 पाई, या ले लो cos 4 पाई, इसी दौरान होगी ना। तो हम इसको सरल करने पर देखो क्या प्राप्त होगा, वो अपन ने पहले डायग्राम से समझा है, अभी अपन सूत्र के द्वारा समझ रहे हैं। करेंगे कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ। आर बराबर अंडर रूट, हम बात करें फॉर्मूले की a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ठीक है, अब लिखेंगे कितना? cos फाई की जगह या तो लिखोगे 0 डिग्री या लिखोगे 2 पाई 4 पाई, तो आएगा कितना? हमेशा +1। जब यहाँ अपन 0 रखेंगे तो +1 आएगा, तो बचेगा कितना? r बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यही तो बचा। अब आप देखोगे ये जो सूत्र बन रहा है ये किसका सूत्र है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी हम लिखेंगे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे है कि नहीं है भाई? इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर b का प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो लास्ट जो फॉर्मूला आएगा वो यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आएगा बोलो? यदि r बराबर देखो आप, तो r बराबर हमारे पास आ रहा है a1 प्लस a1 प्लस और ये आएगा आपके मैक्सिमम मान। बोलो क्या आएगा? मैक्सिमम मान। कब? जब आप बात कर रहे हो समपोषी व्यतिकरण। तो डेफिनेशन में भी अपन ने यही लिखा कि समपोषी व्यतिकरण में है अधिकतम मान प्राप्त होता है और विनाशी में न्यूनतम। अब यहाँ न्यूनतम कैसे प्राप्त होगा, तो आप फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, लगाइए आप एक बार। यहाँ पर बोलो फाई कलांतर का मान कितना होता है? या तो पाई होगा, या 3 पाई होगा, या 5 पाई होगा, ऐसे चलेगा। और जब यहाँ पर आर वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या बनने वाला है देखना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 और cos पाई।
कोई सी एक वैल्यू रख के आप सरल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप cos पाई की वैल्यू जब निकालोगे तो हम कहेंगे cos पाई की वैल्यू होती है आपके -1। कितना होता है, न्यूनतम वैल्यू ही -1 होती है इसकी, किसकी, cos पाई की। जब वैल्यू रखोगे -1 तो क्या बनेगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 और साथ में रखोगे -1। -1 से गुणा करोगे देखना r बराबर क्या बन रहा है, √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस माइनस -2a1 a2, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आप a मान लो, इसको भी मान लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इसी को फॉर्मूले में लिखें तो a1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, जैसे ये प्लस वाला बना, स्क्वायर से अंडर रूट हटाओगे तो आपका जो परिणामी रिजल्ट आएगा, परिणामी r बराबर वो आएगा a1 माइनस a2। क्या आएगा बोलो, a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 का मतलब ये आ गया मिनिमम मान। और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई संपोषी में अधिकतम मान प्राप्त होगा और विनाशी में न्यूनतम। ये अपन ने विथ प्रूफ करा है कि भाई पहले आपने डायग्राम से देखा लेकिन फॉर्मूले से नहीं देखा, अब मैंने फॉर्मूले के साथ आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपका जो संपोषी और विनाश व्यतिकरण है उसके अंदर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होने वाली। ये बात थी आर की।